हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो 2+2 समिट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच। उसमें किन किन चीज़ों पे बात हुई है। प्लस इसके पहले जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी दोनों देश के जो प्रीमियर थे या फिर जो टॉप लीडर्स थे, मोदी जी और बिडेन के बीच, उनके बीच में जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी इस समिट से पहले, उसमें किस किस चीज़ों पे बात हुई थी। तो गाइज, हाँ, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और फाइनेंस सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, वो जाते हैं 2+2 मीटिंग के लिए यूएस में। और अपन मिलते हैं अपने काउंटर पार्ट्स, यानी जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी एंटोनी ब्लिंकन, उनसे मिलते हैं। और ये वहाँ इनका बहुत अच्छे से वेलकम होता है। और फिर उस इस मीटिंग इस समिट से पहले गाइस एक वर्चुअल मीटिंग होता है जो बिडेन है उनके बीच और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी उनके बीच। जो वर्चुअल समिट था उसमें मेन टॉपिक गाइस हम सबको अंदाजा था, और वही रहा है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है वो मेन टॉपिक रहा है। और जो कुछ इशू और भी हैं जिस पे बात हुई है, जैसे कोविड-19 हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, क्लाइमेट हो गया, और साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन के बीच में जो बात होगी, और जो इंटरेस्ट है दोनों देश का, जो कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है उसके लेके बात हुई है। प्लस रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं जैसे हेल्थ, डिफेंस, स्पेस, साइबर हो गया, साइबर सिक्योरिटी, हायर एजुकेशन, क्लाइमेट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और इन सब पे बात हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा है इन दोनों की मीटिंग में। तो गाइज जो वर्चुअल समिट है उसका अगर देखें तो यूएस ने वेलकम किया है। उसमें जो बिडेन की स्पीच थी, सॉरी बिडेन का एड्रेस था, उसमें इनने वेलकम किया है और अप्रिशिएट किया है इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट रहा है यूक्रेन को, उसको। और जो इंडिया ने जो रोमानिया और इससे पहले पोलैंड के रास्ते अपनी जो जो मेडिसिन और फूड ग्रेन्स भिजवाया है उसकी काफी तारीफ की है बिडेन ने। ओके। ऑल्सो जो बिडेन ने मेंशन किया था कि जो लास्ट वीक जो ट्रेन सॉरी जो शेलिंग हुई है ट्रेन स्टेशंस पे, और ये भी कहा कि दोनों देश कंटिन्यू रखेंगे क्लोज कंसल्टेशन ताकि जो डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है रशियन वॉर का उसको मैनेज कर सके। ओके। और ये भी कहा मेंशन किया है बिडेन ने कि जो पीपल हैं दोनों देश के, और जो शेयर्ड वैल्यूज हैं वो हार्ट है ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ओके। जी हैं, उनने अपने एड्रेस में कहा था कि जो उनने अपने एड्रेस में मोदी जी ने अपने एड्रेस में कहा कि जो इंडिया और यूएस है वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। और जो बिडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था जब अब नए नए प्रेसिडेंसी संभाली थी तब, कि उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। तो मोदी जी ने कहा कि हाँ, हम इस चीज में पूरा विश्वास रखते हैं कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। ऑल्सो पहली बार ऐसा हुआ है गाइज जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनने बूचा में जो किलिंग हुई है उसको पहली बार मेंशन किया। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये भी कहा है कि जो ओवरऑल न्यूज है, जो ओवरऑल हालत है यूक्रेन की, वो काफी चिंताजनक है। और उनने ये बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया कि उन्होंने खुद बात की दोनों देशों के प्रेसिडेंट्स के साथ और लीडर के साथ, और पुतिन को ये भी सलाह दी कि आप डायरेक्ट बात करिए यूक्रेन के साथ, और जो ये सीज फायर है ये तुरंत इस्टेब्लिश किया जाए, और जो बैठ के बात है वो किया जाए। ओके। तो गाइज, ये था वर्चुअल समिट में जो इम्पोर्टेंट मेंशन किया गया उसका। और इसके बाद गाइज जो 2+2 समिट है वो होता है दोनों देश के लीडर, जो दोनों देश के मिनिस्टर्स के बीच। और 2+2 मीटिंग गाइज एक फॉर्मेट है मीटिंग का जो इंडिया अपने अलाइज के साथ, जो अलाइज नेशन है उसके साथ करता है, और जिसमें जो डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो उस देश के काउंटर पार्ट जो होते हैं अपने ही लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ बैठ के जो एजेंडा होता है उस पे बात करते हैं। और अपनी सिक्योरिटी, जब डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है तो आप लोग समझ ही सकते हैं किस तरह का ये इसका फ्रेमवर्क होगा। ये ज्यादातर सिक्योरिटी को लेकर होता है, लेकिन और भी इश्यूज इसमें डील किए जाते हैं।
तो राइट नाउ इंडिया के पास केवल इंडिया के साथ चार पांच देशों इंडिया का चार पांच देशों के साथ ये इस तरह का जो फ्रेमवर्क है उस पे काम होता है। सबसे पहले तो यूएसए हम लोग यहीं पर देख सकते हैं, प्लस जापान के साथ भी ऐसे ही सबमिट होता है इंडिया का, और ऑस्ट्रेलिया हो गया उसके साथ भी, प्लस रशिया उसके साथ भी होता है। गाइज इन सब बातचीत के बाद कुछ इम्पोर्टेंट इशू पे और बातचीत हुई थी, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो सबसे पहला गाइज जो बहरेन मैरीटाइम फोर्स है उसमें इंडिया ने डिसीजन लिया है उसमें ज्वाइन करने का। तो गाइज ये कुछ भी नहीं है, जो अरेबियन गल्फ है उसके बाद ये जो नॉन सॉरी काउंटर इलिसिट नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, यानी जो पायरेट्स वगैरह होते हैं उनसे उनके खिलाफ एक्शन लेता है। टास्क फोर्स भी है इसकी एक दो। तो ये मतलब सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए एक 34 नेशंस का कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है। ओके, जो इसके जो CMF है, ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, ये जो कमांडेड किया जाता है ये यूएस नेवी वाइस एडमिरल के थ्रू कमांडेड किया जाता है। इसमें जो कंट्रीज़ है आप लोग देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क और पाकिस्तान भी है इसमें। शायद पहले से, हाँ ये रहा, पाकिस्तान भी है इसमें। और इंडिया के आसपास कौन कौन सी कंट्री है देख सकते हैं आप लोग। चाइना इसमें नहीं है, और चाइना नहीं है। दूसरा गाइस जो है इंडिया और यूएस ने बात किया साइबर स्पेस और स्पेस में कॉपरेशन के लिए। इसमें जो इंडिया है इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है यूएस के साथ ऑन स्पेस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। गाइस नाम से ही क्लियर है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनकी क्या सिचुएशन है, कहाँ प्लेस है स्पेस के, और जो प्लैनेट्स उनके पूरा डिटेल उन सब पे इसमें जॉइंट पार्टनरशिप पे बात की गई है, जॉइंट वर्किंग की बात की गई है। तो आउटर स्पेस में कॉपरेशन की बात की गई है इसमें, in order to develop capabilities in both war fighting domains. Okay, not just क्या लिखा देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन said that two side had discussed deepening cooperation not just in outer space but also cyber space in order to develop capabilities in both war fighting domains. जो war fighting domains है उसमें बहुत दोनों तरफ से cooperation की बात की गई है। सॉरी, जो आउटर स्पेस और साइबर स्पेस में दोनों तरफ से कॉपरेशन की बात की गई है, ताकि जो वॉर फाइटिंग डोमेन्स में जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ाया जा सके। ओके, तीसरा गाइस जो रीजनल इशू है उस पर बात हुई थी। अफ़गानिस्तान का इशू है, जो एस जयशंकर हैं उनने काफ़ी बार मेंशन किया अफ़गानिस्तान अपने एस जयशंकर जी ने स्पेशल फोकस दिया अफ़गानिस्तान में, कई बार मेंशन किया अफ़गानिस्तान को, और जो इसके रेमिफिकेशन हैं अफ़गानिस्तान इशू के उसके बारे में बताया। और श्रीलंका के बारे में जो चेंज हुआ है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बारे में बात हुई। और पाकिस्तान में हम लोग को पता है नए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बारे में भी डिस्कस हुआ है इस मीटिंग में। ओके, तो गाइस देखिए, आप किसी भी मीटिंग में क्या बात हुई, क्या वो हुआ, जानना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार ओवरव्यू के लिए मैं आप लोग को ये सब बता दे रहा हूँ। बाकी कुछ अगर स्पेशल एग्रीमेंट साइन होता है या फिर कोई स्पेशल बात होती है तो उसको वो इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना। ओके, तो यूक्रेन वॉर, आई गेस जो यूक्रेन वॉर था मोस्ट फोकस्ड एरिया था। बिना रशिया का नाम लिए दोनों तरफ के लोगों ने दोनों तरफ के मिनिस्टर्स ने कहा कि जो इमीडिएट सिसेशन है हॉस्टिलिटीज़ का वो होना चाहिए, प्लस जो सिविलियन डेथ है उसको किसी भी हाल में रोकना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और जो ग्लोबल ऑर्डर है वो बिल्ड होना चाहिए ऑन यूएन चार्टर, और जिसमें रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की और सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी और इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स की रिस्पेक्ट। ओके गैस, जो एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़ की। इसमें क्या गैस, जो नेवल शिप्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए ये फैसिलिटी बनाने की बात हुई इंडिया में। और दोनों साइड ने एग्री किया कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे
फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो पॉसिबिलिटी है कि जो यूएस की शिप्स हैं उसको यहीं पर रिपेयर किया जाए, जो यूएस के शिप्स इंडियन ओशियंस या आसपास हैं उसको इंडिया में ही रिपेयर किया जाए। तो इसकी भी इसका भी हम इसकी भी पॉसिबिलिटी को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। कार्डसा एक्ट की बात हुई थी गाइस। कार्डसा एक्ट क्या होता है कि काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, इसका फुल फॉर्म है ये। इसमें क्या गाइस, यूएस ने 3 देशों में जो उसके एडवर्सरीज देश हैं उस पर क्या सैंक्शन लगा दिया। ऐसे अभी 3 देशों पर सैंक्शन लगाया है। एक ईरान हो गया, दूसरा नॉर्थ कोरिया और तीसरा रशिया। तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिया और कह दिया इनसे कुछ भी मत रिलेशन मत रखो, कोई हथियार वथियार मत खरीदो। पर पता हम लोग को पता है कि इंडिया ने S-400 सैंक्शन के खिलाफ जाते हुए भी सैंक्शन के अगेंस्ट जाके S-400 का ऑर्डर दिया रशिया को। तो गाइस इसी पे बहुत टाइम से सबकी नज़र टिकी हुई है कि क्या इंडिया पे सैंक्शन लगाता है यूएस की नहीं। पर गाइस ऐसा लगा पाना बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। खासकर से जब ये चाइना का इशू जब यूएस फेस करता है तो इसके हिसाब से इंडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अभी जो प्रेस सेक्रेटरी थी यूएस की, और उनने ये कहा भी था कि इंडिया पे सैंक्शन लगाने का सवाल नहीं होता। लेकिन ये आपको इंडिया को देखना चाहिए वो मॉरली किसको साथ दे रहा है। जब इंडिया ने एनर्जी और ऑयल ख़रीदने की बात की तो उस रशिया से, तो उसने कहा कि इंडिया को मॉरली भी देखना चाहिए कि वो किसके साथ स्टैंड कर रहा है। ओके, तो गाइस इतना ही था। When it comes to oil purchases, sanctions, et cetera, I just note that there are carve-outs for energy purchases. Of course, we're encouraging countries not to purchase additional energy supplies from Russia. Every country is differently situated, has different needs, requirements, but we're looking to allies and partners not to increase their purchases of Russian energy. As Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. तो गाइज एस जयशंकर रिप्लाई देते हैं कि जो हमारा मंथ का परचेज है वो यूरोप केवल उतना आफ्टरनून में परचेज कर लेता है केवल। तो ये बात गाइज एक तरफ तो यूएसए कहता है कि इंडिया और जो यूएस है वो नेचुरल पार्टनर्स है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और फिर इस तरह की बात करना ये साथ ये ठीक नहीं है गाइज। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज कहते हैं एंटोनी ब्लिंकन, जो काफी डिसरिस्पेक्टफुल भी है एक तरह से। मेरे को पर्सनली काफी खराब फील हुआ। ये कहते हैं कि जो इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहा है उसके लिए यूएस काफी कंसर्न है। जो कुछ गवर्नमेंट्स है या फिर कुछ स्टेट्स हैं जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही हैं, उसके लिए यूएस काफी सीरियस है। तो गाइज ऐसा कहना यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऐसे देश के स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, जो आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर ऐसी फोटो कुछ काफी फेमस हुई थी। ये एक पुलिस ऑफिसर था, ये एक आदमी था, जॉर्ज फ्लॉयड इसका नाम था। इसको अरेस्ट करने के लिए इसके गले पे ऐसे घुटना रख के काफी देर तक बैठा रहा और ये चिल्लाता रहा ये आदमी कि आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, लेकिन ये
अपना शो ऑफ के लिए ऐसे ही बैठा रहा, और एंड में क्या हुआ कि इस आदमी की डेथ। तो ये काफी उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ था पूरे यूएस में। ये उस समय का वो था, टैगलाइन था प्रोटेस्ट का, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो guys, जिस देश में ऐसा कुछ हुआ, उस देश का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप हम लोग को, इंडिया को कहे कि आपके यहाँ जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसके लिए हम काफी कंसर्न है। तो ये काफी अजीब लगता है सुन के। और मैं कहूंगा गाइज, ये एक तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश, मेरे हिसाब से, मैं अपने पर्सनल व्यू ऐसा कहूंगा कि ये एक तरह से प्रेशराइज करने की साजिश है, एक तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश। हम लोग को पता है गाइज, हर साल यूएस जो है वो ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स अपनी निकालता है। कहने का मतलब ये हो सकता है एक तरह से प्रेशराइज की करने की कोशिश हो इंडिया को, कि आप अगर रशिया का साथ देंगे या फिर और वो रशिया और हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो ये आपको इस तरह से हम लोग ब्लेम गेम आपके खिलाफ शुरू कर देंगे। ओके। तो मैं खुद कहूंगा, फिर कहूंगा ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। मैं ये फील करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये सही है या फिर ऐसा ही हुआ होगा, मैं ये अपने पर्सनल व्यूज दे रहा हूँ। ये है कि अभी यूएस चाहता क्या है इंडिया से, या फिर यूएस के जो इंटरेस्ट है वो क्या है। तो मैं गाइज एक दो इंटरेस्ट मोटा मोटा मैं साफ देख सकता हूँ। तो गैस सबसे पहला इंटरेस्ट तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो चाइना असर्टिव हो रहा है साउथ चाइना सी में, और आसपास के नेबर कंट्रीज़ के को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्लस एक चैलेंज की तरह उभर रहा है यूएसए के लिए। तो यूएसए इसको काउंटर करना चाहता है, और इसके लिए इंडिया का के साथ मिलना उसको बहुत ज़रूरी है। इंडिया उसको बहुत ज़रूरी है चाइना को काउंटर करने के लिए। अभी मेरे को याद है ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स पीएम थे, उनका हाल ही में एक स्टेटमेंट था कि आंसर टू एवरी क्वेश्चन ऑफ चाइना इज़ इंडिया। तो मतलब चाइना को कंट्रोल करना है तो इंडिया बहुत ज़रूरी है। इंडिया का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ये बात यूएसए जानता है। और सिर्फ यूएसए नहीं, मैं कहूँगा यूरोप के भी जो देश हैं जिनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है चाइना, जैसे यूके और फ्रांस, जो चाइना के इस ग्रोइंग पावर को लेके कंसर्न है, तो वो भी ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंडिया का साथ रहना बहुत ज़रूरी है चाइना को काउंटर करने के लिए। ओके। दूसरा गाइज, ये एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की बहुत टाइम से बात हो रही है कि जो हम लोग का ट्रेड होता है यूएस डॉलर में, उसका एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, कि यूएस डॉलर में नहीं ट्रेड करे, किसी और चीज़ में हम लोग कोई और करेंसी हो जिसमें ट्रेड करे। उसमें जो रशियन की इंटरनेशनल ट्रेडिंग का सिस्टम है, जो मीर, जो रशिया का जो ट्रेडिंग सिस्टम है मीर, उसको भी प्रमोट करने की बात की गई है। यूपीआई को भी कहा जा रहा था कि यूपीआई विल बी दी ऑप्शन अगेंस्ट यूएसडी। तो मुझे याद है आज से 10-12 दिन पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर है रशिया के, सरगेई लैवरोव, वो भी इंडिया आए थे इसी तरह की बातचीत के लिए कि कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि जो यूएस डॉलर है वो उसको छोड़ के हम लोग किसी और चीज़ में ट्रेड कर सके। तो अगर गैस ऐसा कोई नया करेंसी या फिर नया सिस्टम ये लोग पेमेंट सिस्टम बना लेते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर गैस पावर रहेगी जो यूएस के जो सैंक्शन है उसको कम्प्लीटली इनफेक्टिव बनाने का। ओके। अभी जो सैंक्शन है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी वजह से पड़ता है क्योंकि जो सारे ट्रेड हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं, और यूएस डॉलर की सप्लाई कम हो जाना मतलब आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। तो इसलिए गाइज इस चीज़ से भी यूएस डरा हुआ है कि ये लोग कहीं दूसरा पेमेंट सिस्टम ना जनरेट कर ले, एक चैलेंज ना देने लगे जो यूएस डॉलर की जो हेजेमनी है उसको। ओके। जो यूएसए है वो इस बात से भी डरा हुआ है कि ये कहीं रशिया, चाइना और इंडिया मिलके नया ब्लॉक ना बना ले, एक नई पार्टनरशिप ना बना ले, जो अभी अकेला सुपर पावर है यूएस, और जो चाइना उसको ग्रो कर रहा है उसको टक्कर देने के लिए। ऐसे में अगर इंडिया और रशिया जो मिलिट्री पावर है, और इंडिया जो कि इमर्जिंग पावर है, इमर्जिंग कंट्री है, इन दोनों का चाइना के पक्ष में जाना या इन तीनों का एक साथ में हो जाना रशिया के लिए बहुत ही यूएसए के लिए बहुत ही
डिस्टर्बिंग न्यूज़ होगा। ओके, ऑल्सो गाइज यूएसए चाहता है कि जो इंडिया है वो रशिया पे अपनी एनर्जी डिपेंडेंस और डिफेंस की जो डिपेंडेंस है वो कम करे, और अपनी जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो सेल करना चाहता है इंडिया को। अपने जो वेपन्स है उसका मार्केट बनाना चाहता है इंडिया में, इसलिए वो चाहता है कि जो इंडिया है वो डिफेंस के लिए जो रशिया पे डिपेंडेंट है उसे कम करे। ओके, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गाइज हम लोग को पता है अभी इंडिया ने 30 लाख बैरल का ऑयल परचेज किया है इवन आफ्टर दिस सैंक्शन। तो उसके लिए भी यूएस कंसर्न है कि ऐसा अगर चलता रहा तो उसने जो सैंक्शन लगाया है यूरोपियन यूनियन ने और उस पर यूएसए ने, तो उसका कोई खास असर पड़ेगा नहीं रशियन इकोनॉमी पे, तो पूरा किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गाइज यूएसए के लिए ये भी एक दैट्स इट फॉर अ वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।